नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अब तक के सबसे बड़े भारत बंद से इस समय देश गुजर रहा है। जी हाँ, जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 अगस्त, देश के अलग अलग हिस्सों से भारत बंद की तस्वीरें आ रही और भारत बंद बड़ा ही प्रभावशाली नज़र आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस भारत बंद का जो ये निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था 7 सदस्यीय खंडपीठ ने कि SC/ST आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा राज्य सरकारें बना सकती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए SC/ST आरक्षण के ऊपर भी। मित्रों, समझेंगे अगले कुछ मिनटों में कि किस प्रकार से अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती चली गई है। चूंकि ध्यान हो मित्रों, हाल ही में जो 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया था कि संविधान के ऊपर हमला करती है यह सरकार, इसलिए इन्हें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए, और अंततः उसका मीनिंग यह निकला था कि आरक्षण के ऊपर हमला। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया, उसके बाद मायावती जी का जो इस समय देश के दलितों के सबसे बड़े नेता में शामिल हैं, उनका जो बयान आया था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करवाना चाहती है। तो इसलिए अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि बीजेपी की चिंता किस रूप में बढ़ी हुई है इस मामले को लेके, वो कैसे बैकफुट पर चल रही है, और इंडिया अलायंस को कैसे जो है कि इस पूरे मामले में उसने काफ़ी बढ़त हासिल कर ली है। इसलिए अगले कुछ मिनटों तक बने रहे और इसके तमाम मामलों को समझेंगे कि आखिर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर हो सकता है तो फिर SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध क्यों? कई तरह के सवाल हैं। या फिर कोटे के भीतर कोटा को लेके इस प्रकार के विरोध क्यों की स्थितियां क्यों बनी हैं? मित्रों, सबसे पहले चीज़ तो ये अगर हम लोग समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसने अपने ही पूर्व के कई फैसलों को इस निर्णय में पलट दिया है। चूँकि संविधान में SC/ST से संबंधित आरक्षण को लेकर राज्य सरकारों को कोटा बनाने की कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। इससे संबंधित आरक्षण से संबंधित तमाम निर्णय, SC/ST आरक्षण के निर्णय केंद्र सरकार को लेना था। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार को ये शक्तियां मिली हैं। आरोप क्या लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और बीजेपी क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही है, इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कोटा के भीतर कोटा अगर सैद्धांतिक तौर पर अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कई वर्गों को आरक्षण का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे भी समूह हैं SC/ST के भीतर जिन्हें आरक्षण का कम लाभ मिला हो, तो उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। सैद्धांतिक तौर पे प्रथम दृष्टया यह बातें सुनने में जरूर अच्छी लग रही हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या स्थितियां बनी हैं इस देश में, उससे भी समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको मित्रों ले चलता हूँ बिहार में नीतीश कुमार का शासन। आप जानते हैं कि 2005 से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और आज अगर आप लोग तस्वीरें देखेंगे बिहार में, तो बिहार में लगातार इस आंदोलन के, यानी कि जो देश भर में जो अभी आंदोलन चल रहा है भारत बंद को लेकर, जिसको तमाम दलित संगठनों का, तमाम आदिवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। बिहार में काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज किए जा रही है बिहार पुलिस के द्वारा। इसका प्रमुख कारण ये है कि नीतीश कुमार SC/ST में कोटे के भीतर कोटे के पहले से समर्थक रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ पे दलित को 2 हिस्सों में उन्होंने पहले ही बांटा था, दलित और महादलित। लेकिन मित्रों, इसकी एक प्रैक्टिकल बात मैं समझा रहा हूँ कि बिहार में रामविलास पासवान जो है कि काफ़ी वहाँ के एक सशक्त जो है कि नेता रहे, दलित नेता के रूप में। पासवान वोटर्स हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ इंटैक्ट रहा। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने दलित और महादलित का बंटवारा किया, तो पासवान समूह की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्हें महादलित का दर्जा में उन्हें शामिल नहीं किया गया। यानी जो तमाम निर्णय लिए जाते हैं ऐसे स्थिति में, वर्गीकरण राज्य सरकारों के द्वारा जो वर्गीकरण की परिस्थितियां बनती हैं, तो उसमें निर्णय क्या लिया जाता है, कौन सा समूह हमें वोट देने वाला है, कौन सा समूह हमें वोट नहीं देने वाला है। इसलिए इस निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जो है कि प्रधानमंत्री मोदी को हम लोगों ने देखा कि वो अपने सांसदों से मिलते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं होने देंगे। मंत्रिमंडल के फैसले में भी निर्णय लिया जाता है, लेकिन फिर भी देश के आदिवासी संगठनों को, देश के दलित संगठनों को इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है, अभी आप लोगों ने देखा कि 17 अगस्त को किस प्रकार से लेटरल एंट्री का मामला सामने में उठा, UPSC ने विज्ञापन जारी किया और 20 अगस्त को ही केंद्र सरकार को जो है कि उस फैसले को वापस लेना पड़ा।
इसके पहले अगर मित्रों आप लोगों को याद हो, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला वहाँ पे रहा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती के लोग हैं, लगातार हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पे वो आंदोलन कर रहे थे, उनकी पिटाई हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने उसे कैंसिल किया उस मेरिट लिस्ट को, तो फिर वैसे स्थिति में बीजेपी के लोग ही श्रेय लेने के लिए आ गए। वहाँ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ गए श्रेय लेने के लिए, वहाँ पे तमाम जो है कि दूसरे अन्य लोग भी श्रेय लेने के लिए आ गए। मेरा मोटे तौर पे ये कहना है कि आरक्षण को लेके, जबकि वो फैसला खुद उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में था, लेकिन वहाँ के उप मुख्यमंत्री उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आरक्षण को सही ढंग से लागू करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, यह आरोप लगते रहे, और इस आरोपों में कई सारे तथ्य हम लोगों को सामने में नजर आते हैं। जैसे जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में का एक मोटा सा मामला क्या था उसमें, कि अगर आरक्षित वर्ग के लोग सामान्य वर्ग के लोगों से बेहतर अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें जनरल कोटे में रखा जाए, उन्हें आरक्षित कोटे में ना रखा जाए। यह नियमावली बिल्कुल स्पष्ट है ये, लेकिन फिर भी नियमावली का वहाँ पे पालन नहीं हुआ। तो ये जो मामले हैं उलझे हुए, बीजेपी के ऊपर आरक्षण विरोध के जो आरोप लग रहे हैं, इस आंदोलन ने उस आरोप को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा था कि जो SC/ST के भीतर जो सब कोटा का मामला है, कोटा विद इन कोटा का मामला है, उस मामले में एक तरह से केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वह कहीं न कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति पे काम करना चाहती है। SC/ST तबके के भीतर भी वो भेदभाव उत्पन्न करना चाहती है। और इसी से संबंधित एक उदाहरण मैं दूं मित्रों, थोड़ा मामला आप लोगों को और समझने में सुविधाजनक होगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, उसमें से एक स्थान है मिल्कीपुर, जहाँ पे कि अवधेश पासी जो कि इस समय अयोध्या से फैजाबाद से सांसद हैं, उनके जीतने के कारण से वो सीट खाली हुई है। दैनिक भास्कर ने जो एक रिपोर्टिंग की, और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग बड़ी ही खतरनाक संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया वहाँ पे कि जो भी अधिकारी, चाहे वो मुस्लिम समाज के अधिकारी हों, चाहे वो यादव समाज के अधिकारी हों, और मुस्लिम यादव समाज के अधिकारियों को के अतिरिक्त मित्रों, पासी समाज के अधिकारी, चूँकि उनको लग रहा है कि वहाँ से कोई न कोई पासी कैंडिडेट ही समाजवादी पार्टी खड़ा करेगी, सीधे सीधे एक निर्णय ले लिया गया ज़मीन पे। दैनिक भास्कर ने यह रिपोर्ट की है कि उनको ग्राउंड वाले तमाम अधिकारियों को ग्राउंड ड्यूटी से हटाया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिस समय तक उपचुनाव हो, इस समूह के कोई भी अधिकारी चुनाव के दरमियान में वहाँ पे शामिल नहीं हो। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ मित्रों कि कल जब उत्तर प्रदेश सरकार को कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, तो फिर वो क्या करेगी, अगर लगेगा कि पासी वोट जो है कि वो लगातार दलित समुदाय के भीतर वो वोट जो है वो बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के खेमे में आई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में, अगर उपचुनाव के दरमियान में भी वो वोट, पासी वोट जो है कि बड़े संख्या में अगर इंडिया अलायंस के तरफ आ जाए, तो वैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, एक सिंपल सी स्थिति होगी, वो दलितों में डिवीजन के लिए कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और फिर जब वो कानून बनाएगी, सब कोटा बनाएगी, तो उसमें जो महादलित घोषित किया जाएगा उसमें से पासी समुदाय को बाहर कर दिया जाएगा। क्यों बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि वो वोट हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जाटा वोटर्स काफ़ी ज़्यादा वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जो विभाजन करने की जो पूरी रणनीति है, तो मित्रों ये जो उत्तर प्रदेश का मैं दे रहा था, आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ऐसी स्थितियां भविष्य में बन सकती हैं जब राज्य सरकारों को आप कोटा के भीतर कोटा की शक्तियां प्रदान करते हैं, वो अलग अलग समूहों को बांटेंगे और राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि भाई कौन सा समूह है जिसने ज़्यादा आरक्षण का लाभ लिया, उससे संबंधित आंकड़े कहाँ से आएंगे मित्रों? जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उससे संबंधित विस्तृत आंकड़े जमा नहीं करेंगे, तो फिर तो यह संभव ही नहीं है। यह मामला फिर से राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के मामले को उठा रहे हैं उस तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है। दो चीज़ों का विरोध हो रहा है आज के आज के भारत बंद के आंदोलन के अंतर्गत। एक तो विरोध है कोटा विद इन कोटा का, SC/ST के आरक्षण के भीतर। दूसरा विरोध हो रहा है मित्रों क्रीमी लेयर को लेकर। जी हाँ मित्रों, मैं आपको याद दिलाऊं, 1992 इंदिरा साहनी केस में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था अन्य पिछड़ा वर्ग के समूह में, और उस समय से ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल स्तर पे अगर आप देखें तो अब तक ढंग से क्रीमी लेयर का सिद्धांत को OBC के भीतर लागू नहीं किया जा सका है। और SC/ST यानी कि जो दलित
भाई हैं, जो आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके ऊपर जब आप आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर को लागू करते हैं तो ये सरासर नाइंसाफ़ी की स्थिति होगी। क्योंकि जो हमारा संविधान है मित्रों, वह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पे इस प्रकार के मापदंड को तय करता है, वह आर्थिक पिछड़ापन के आधार पे तय नहीं करता है। ऐसे स्थिति में चूंकि हम लोग लगातार इन चीज़ों को सुनते हैं मित्रों कि कोई अगर दलित अधिकारी होता है या कोई आदिवासी अधिकारी होता है, जब वो अपना घर परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद फिर जो नए सवर्ण वर्ग के अधिकारी आते हैं तो वो गंगा जल से घर को जो है कि धुलते हैं, फिर जाते हैं उसमें। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, अधिकारियों के स्तर पे हम लोगों ने राजनीतिक स्तर पे भी ये आरोप लगते हुए सुने कि अखिलेश यादव किसी मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो उसके बाद मंदिर को जो है कि गंगा जल से धुला जा रहा है। कहने का मेरा मामला ये है, अस्पृश्यता का मामला, छुआछूत का मामला, ये एक काफ़ी गंभीर मामला SC ST से संबंधित चीज़ों में जुड़ जाता है। इसलिए ये एक चीज़ कह देना कि नहीं वो तो वो उन लोगों ने आरक्षण का काफ़ी लाभ ले लिया और वो काफ़ी आगे चले गए। मान लीजिए कहा जाता है कि जाटव समाज को आरक्षण का काफ़ी लाभ मिला है। मैं मायावती जी की इस बात से बड़ा सहमत हूँ कि हो सकता है कि जाटव समाज के जो है कि 5-10% लोग आगे बढ़ गए हों, लेकिन अभी भी उस समाज के कम से कम 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो पिछले पंक्ति में खड़े हैं। और इस आंदोलन को अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं आप लगातार देख सकते हैं कि उसमें तमाम जगहों पे मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वो ज़मीन पे दिख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव के वो काफ़ी ज़ोर शोर से नज़र आ रहे हैं। बिहार में अगर देखेंगे तो वहाँ पे तो NDA के सहयोगी दल ही बटे हुए हैं। जी हाँ, चिराग पासवान इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पासवान वोटर्स के साथ बिहार में एक अन्याय हुआ है, उन्हें महादलित में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी सरीखे एक सीट जीतने वाले जिनको काफ़ी तवज्जो मिला है केंद्र सरकार में, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। तो NDA के भीतर तो एक सुगहट की स्थिति है, वहाँ पर खुद ही इसको लेकर विरोधाभास की स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण से बीजेपी की चिंता क्या है मित्रों? बीजेपी की चिंता ये है कि उसके ऊपर तमाम हाल फिलहाल में ऐसे आरोप जो लगते चले जा रहे हैं कि वह आरक्षण विरोधी है, वो जातिगत जनगणना के विरोध में। राहुल गांधी जिस तरह से सदन में लगातार कहते हैं संसद पटल के ऊपर जातिगत जनगणना कराकर ही हम दम मारेंगे, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देता है कि कोटा विद इन कोटा भी बनना है, उससे संबंधित समस्त आंकड़े होने चाहिए। क्रीमी लेयर का सिद्धांत तो मैंने पहले ही बोला कि वो अगर OBC में 1992 से ढंग से आज तक लागू नहीं हो पाया है तो आप SC ST में उसको किस आधार पर लागू करेंगे? और SC ST में आर्थिक वाला मामला वो तो कहीं से बैठता भी नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसलिए जब इसके ऊपर संविधान सभा में डिबेट हो रही थी इन आरक्षणों को लेकर, तो उस समय छुआछूत का मामला काफ़ी गंभीर और बड़ा मामला था, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी के ऊपर बीजेपी की चिंता आज के समय में अगर हम लोग देखें, एक समय में उसने 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, उनके साथ SC और ST मतदाता काफ़ी मजबूती के साथ खड़े थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में वो मतदाता तेज़ी से खिसक गए। ऐसे स्थिति में बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो किसी भी हालत में अपने उन वोटर्स को छिटकते हुए देखना नहीं चाहेगी। अगर बीजेपी के परंपरागत नीति को देखें तो नीतीश कुमार की नीति से बीजेपी की नीति कहीं से भी अलग नहीं रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों को भी देखें तो वो कोटा विद इन कोटा का लगभग समर्थन करते हुए रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भले ही मंत्रिमंडल में बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं करेगी, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, लेकिन अभी केंद्र सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा दबाव यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोकने के लिए केंद्र सरकार कोई अध्यादेश त्वरित तौर पर लाने जा रही है, अन्यथा संसद का कोई स्पेशल सत्र बुलाने जा रही है। इस प्रकार के किसी बड़े कदम को अगर बीजेपी नहीं उठाती है तो बीजेपी को भविष्य में SC और ST वोटरों से एक दूरी की स्थिति भी बनेगी। हालांकि बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि वो इसमें कहीं न कहीं एक मनमुटाव उत्पन्न करे, इन समूहों के भीतर ही एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, जिसके कारण से कि कुछ समूह का वोट उनके पास भी बना हुआ रहे। लेकिन अब तक उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई है और उल्टे वह आरक्षण विरोधी है, यह मामला काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों, इस आंदोलन जहाँ पे आप देखें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, तमाम बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे भी इस आंदोलन के प्रभाव को आप देख सकते हैं। तो चाहे राजस्थान में इसके प्रभाव हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, भारत बंद के बड़े व्यापक तस्वीरें आ रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डरा देने के लिए काफ़ी हैं। धन्यवाद मित्रों।